नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। न्यूयॉर्क कंपनी के स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा वो कमाती है हर साल और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। और आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर और सीईओ किशोर बियानी से। यानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आपके ग्रुप की प्रपोज रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज है जिसके बाद 3 लिस्टेड एंटिटीज आप बनाने वाले हैं, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर वेंचर्स और फ्यूचर फैशंस। मैं जानना चाहता हूं ये जो रिजेक्ट कर रहे हैं कारोबार में, जो आप बदलाव कर रहे हैं, उसका क्या कारण है और शेयर होल्डर्स के लिए इस मूव से कैसे फायदा होगा? हमने अपने ग्रुप को 3 हिस्सों में बांटा था कि एक हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट एक स्पेस है जिसको फ्यूचर रिटेल वो बिज़नेस लीड करेगी। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, पूरे फैशन के हमारे जो बिजनेसेस थे, हमारे ब्रांड्स हैं, हमारे रिटेल हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट्स है फैशन बिजनेस कंपनियों में, उसका सिंगल कंपनी बनाई हमने। और एक फूड एंड एफएमसीजी कंपनी जो कि मैं समझता हूँ कि एक फ्यूचरिस्टिक हमारी कंपनी है, जो इंडिया में एक नई कंपनी के रूप में हम लेके आ रहे हैं। फूड एंड एफएमसीजी जो अपनी खुद की डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रही है कन्वीनियंस स्टोर से, अपने होलसेल कैश एंड कैरी आधार मॉडल से, और उसमें एक फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रही है। तो ये तीनों कंपनियां मैं समझता हूं कि इन्वेस्टर के लिए अच्छा दिखने लग जाता है कि जिसको हाइपर मार्केट स्पेस में इन्वेस्ट करना हो उसके लिए फ्यूचर रिटेल है, जिसको फैशन कंपनी में इन्वेस्ट करना हो उसके लिए एफएलएफ फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन है, और जिसको फूड एंड एफएमसीजी कन्वीनियंस स्टोर का मॉडल देखना हो उसके लिए फ्यूचर करंटली वेंचर्स है। तो ये 3 कंपनियों से क्लैरिटी आ जाती है, डेट का अलोकेशन हो जाता है, उसके इन्वेस्टमेंट्स जो कंपनियों में है जो कि हमारे को आगे जाके डाइवेस्ट करना है वो क्लैरिटी आ जाती है। तो सभी कुछ क्लियर हो जाता है कि क्या होने वाला है आगे और अभी क्या कर रहे हैं। तो बियानी साहब, सब कीनली अवेट कर रहे हैं कि कब ये विलय की जो प्रक्रिया है, डिमर्जर जो है, कब तक पूरा होता हुआ नजर आएगा, सब्सिक्वेंट लिस्टिंग कब होती हुई नजर आएगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो डिमर्जर का प्रोसेस है, क्या ये पूरा हो गया और कब तक एक्सपेक्ट करें ये जो रीलिस्टिंग और लिस्टिंग होने वाली है, कब तक होगी? मैं समझता हूँ फ्यूचर वेंचर्स की लिस्टिंग 1-2 दिन में होनी चाहिए, और फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी प्रोसेस है मैं समझता हूँ अगस्त में फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन की लिस्टिंग होगी, और फ्यूचर रिटेल की ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है। सर, मुझे याद है बीच में कई सारे एनालिस्ट बोलने लगे थे फ्यूचर ग्रुप को एक सिंकिंग शिप की तरह ट्रीट करने लगे थे, बोलने लगे थे, पर आपने उन क्रिटिक्स को एक बार फिर से गलत प्रूव कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं, जो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग आपने अब करी है उससे आपकी डेट लेवल्स अब कितने कम होते हुए नजर आएंगे? आई थिंक अपनी हर कंपनी की अपनी एक बैलेंस शीट है जो कि अब स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हर कंपनियों में है। अगर आप फ्यूचर रिटेल में देखेंगे तो हमारे पास 20% स्टेक फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन का है, 10% फ्यूचर वेंचर्स का है, 10% हमारी एनबीएफसी जो कैपिटल फर्स्ट है उसका है, हमारे इंश्योरेंस बिजनेस है, तो 2 टेक्सटाइल मिल्स हैं, एग्री बिजनेस है, एक ई कॉमर्स बिजनेस है, हमारा ऑफिस सप्लाईज का बिजनेस है, उसके अंदर में तो मल्टीपल बिजनेसेस हैं उसमें, और फिर होम टाउन है, ई जोन है। ये सब बिजनेसेस हम कभी भी देख सकते हैं डाइवेस्ट करने को अपने। अगर हम थोड़ा बहुत भी डाइवेस्ट कर लें तो इंटरेस्ट रेट एकदम 0 हो सकते हैं हमारे लिए, इंटरेस्ट की जो है, और डेट काफ़ी कम हो सकता है। और जो फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन आप हमारी कंपनी देखेंगे तो उसमें सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स है बिलो। हमारे एक कंपनी है बीबा जो कि एथनिक वेयर की लीडिंग कंपनी है, उसमें हमारा स्टेक है। अनीता डोंगरे ग्लोबल देसी वो ब्रांड है, उसमें स्टेक है। हमारे जॉइंट वेंचर है सीलियो के साथ में, जॉइंट वेंचर है क्लार्क्स के साथ में, मदर अर्थ में हमारा एक कंपनी 66% स्टेक है। तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स हैं उस कंपनी में, और वो कंपनी फैशन कंपनी में 24 ब्रांड है और काफ़ी अच्छी चल रही है उस कंपनी। हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, सेंट्रल, बैंड फैक्ट्री, और रिटेल, स्पोर्ट्स रिटेल में हमारे प्लैनेट स्पोर्ट्स काफ़ी ब्रांड हम रिप्रेजेंट करते हैं, कन्वर्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड। हमारे खुद के ब्रांड्स हैं 24, इंडिगो नेशंस, कलर्स, जॉन मिलर, बेयर, रिग, जेलस, अपने क्षेत्र में लीडर हैं। तो वो भी एक साउंड कंपनी है जिसके काफ़ी प्रॉफिटेबल है। तीसरी कंपनी फ्यूचर फूड्स जो हम बना रहे हैं, फ्यूचर वेंचर्स, जिसको हम लिस्टेड 1-2 दिन में होगी, वो 0 डेट कंपनी है, एंड उसके पास कैश है। वो एक मेगा फूड पार्क लगा रहा है, कन्वीनियंस स्टोर फ्रेंचाइज में दुकानें खोल रहा है, अपनी रूरल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है, आधार जो जॉइंट वेंचर है गॉडरेज के साथ में। तो अभी तीनों कंपनी की अपनी एक बैलेंस शीट है, अपनी ग्रोथ प्लान्स हैं,
अपनी सर्विसिंग एबिलिटी, अपनी डेट की रीपेमेंट एबिलिटीज़ है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स है सभी कंपनियों के पास। तो मैं समझता हूँ एक नया दौर, हम लोग इसको सेकंड इनिंग्स बोलते हैं कि हमारी सेकंड इनिंग्स में हम लोगों ने 3 कंपनियां बनाई है, तीनों के अपने विजन है, अपने मिशन है और अपनी एक बैलेंस शीट है, और आगे अपने हिसाब से इनके प्लान बन गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो बयानी साहब, मतलब आसान शब्दों में अगर मैं जानना चाहूं तो अब आपका जो एम्पायर है, जो पूरा कारोबार है, ज्यादा स्लिम हो चुका है और अब वापस पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है? हमेशा सभी कुछ हमारे ये सब चीज़ें साथ ही थी हमेशा, अब इनको सही दृष्टिकोण दे रहे हैं और एक नई दिशा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे को बिजनेस करते हुए 25 साल हो गए हैं और मैं समझता हूँ एक शायद चेंज की हमेशा ज़रूरत आती है। तो वो एक चेंज किया है हम लोगों ने जिससे हम नेक्स्ट लेवल तक पहुँच सके। सर, आपने अपने फैशन कारोबार को डीमर्ज कराया। मैं जानना चाहता हूं कि कोई प्लान है वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग के उस कारोबार में, या फिर कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को इंडक्ट करने की कोशिश या योजना कंपनी की? हमारे पास हर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स हैं काफ़ी चीज़ों के, तो हमारा हमेशा यही प्रयत्न रहेगा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको हम डाइवर्स करके कैसे उस पैसे को या तो डेट के लिए रिटायर करें या उससे कुछ एक्सपेंशन करें। सर, आपसे जानना चाहूंगा एफडीआई पे। अब तो लंबा समय हो चुका है जब एफडीआई रिटेल को मंजूरी मिल गई थी, हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन अब तक ऐसा कोई सिग्निफिकेंट फॉरेन एंटिटी ऐसी नहीं आई है जो भारतीय रिटेल स्पेस में एंटर करना चाहती हो। मैं जानना चाहता हूं व्हाट्स होल्डिंग देम बैक, क्या दिक्कत है जो ये तमाम विदेशी कंपनियां भारत में आने में ज्यादा इच्छुक नजर नहीं आ रही हैं? आई थिंक सभी लोग कुछ क्लैरिफिकेशन सोच रहे हैं। गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी प्रोएक्टिव रही है, सक्रिय रही है कि कैसे जो भी अंडरस्टैंडिंग उसको क्लियर किया जाए। मैं समझता हूँ इसका मूल कारण एक वर्ड है मल्टी ब्रांड रिटेल, जो कि यूज़ किया गया है। मैं वर्ल्ड वाइड मल्टी ब्रांड रिटेल वर्ड का यूज़ नहीं होता है। रिटेल को डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, कन्वीनियंस स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, होम इम्प्रूवमेंट स्टोर वैसे टर्मिनोलॉजी में देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में मल्टी ब्रांड वर्ड से देखा जा रहा है, तो रिटेलर को बहुत कठिनाई होती है कि जो भी कंडीशंस है, आज इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर को 30% स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज से सोर्सिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 55% हमारा सेल इलेक्ट्रॉनिक्स 4 ब्रांड से आता है, जो कि बड़ी LG, सोनी, सैमसंग, एप्पल, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो आप सोर्सिंग के नॉर्म्स नहीं निभा पाएंगे, या बैक एंड इन्वेस्टमेंट रिटेल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर रिटेल में आप बैक एंड इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे। तो ऐसी कुछ कठिनाइयाँ हैं। गवर्नमेंट ने हम लोगों को बुलाया था, हम लोगों से बातें की है, हम लोगों की समस्याएँ समझी है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी प्रोएक्टिव है, इसलिए कुछ सुझाव के ऊपर कुछ विचार विमर्श करके कुछ नया डिसीजन देगी, जिससे शायद इजी होगा। क्योंकि रिटेल एक बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है इंडिया का, 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है। आज हम बहुत कंज्यूम कर रहे हैं जो पहले कंज्यूम करते थे। लोगों का मानना है BCG का कि $3.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले 8-10 सालों में इंडिया की हो सकती है, कंजम्पशन इकोनॉमी। और जो पीपल born post 2000, आई थिंक दे विल कंज्यूम 15 to 19 टाइम्स मोर देन व्हाट वी हैव बीन कंज्यूमिंग। सो एक मार्केट तो इंडिया और अफ्रीका 2 मार्केट बचे जहाँ पे कंजम्पशन का होना बाकी है। तो इंडिया के लिए कंजम्पशन मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मैं समझता हूँ कि सभी की नज़र इंडिया पे है। एक वातावरण बन जावे तो सभी लोग आएंगे। इनफैक्ट बयानी साहब, आप रिपोर्ट किया जा रहा है कि शायद जो एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में जो पॉलिसी थी उसे टोन डाउन कर दिया जाए, उसे स्वीटन कर दिया जाए, आसान कर दिया जाए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब इस स्पेस में सेंटिमेंट्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे और एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी के आप उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, उसमें चेंज देखने को मिलेगा फॉर द बेटर? अरे ये तो एक हमेशा एक प्रोसेस रहता है कि कभी कभी हम लोग समझा नहीं पाते हैं पॉलिसी मेकर्स को, पॉलिसी मेकर्स जो नज़र से देखते हैं हम समझ नहीं पाते हैं। तो एक डायलॉग और ये एक संवाद चलता रहता है, और मैं समझ रहा हूँ ये संवाद चल रहा है और इससे कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। चलिए बयानी साहब, आप हमारे साथ बन रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी कई सारी और पेचीदगियां हैं जिसपे किशोर बयानी से हम बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज हमारे रडार पे फ्यूचर ग्रुप और इस कंपनी के CEO मिस्टर किशोर बयानी हमारे साथ बने हुए हैं। बयानी साहब, आपका जो रिटेल एम्पायर है इस टाइम पे काफी स्टिफ कंपटीशन फेस कर रहा है, कई सारे ऐसे प्लेयर्स के साथ जो काफी डीप पॉकेटेड हैं और नए एंट्रेंट्स हैं, जैसे कि रिलायंस रिटेल हुआ, भारती ग्रुप हुआ, आदित्य बिरला ग्रुप हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है उसमें किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है और किस हद तक कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इस स्पेस में बढ़ती हुई नजर आ रही है?
आई थिंक रिटेल एक लोकेशन सेंट्रिक मॉडल होता है, क्योंकि एक लोकेशन पे काफ़ी लोग नहीं आते हैं, क्योंकि जगह नहीं रहती। जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ जगह नहीं मिलती, जहाँ पे जगह रहती है वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। तो लोकेशन भी रहता है, दूसरा एक ब्रांड रहता है, तीसरा एक इमोशनल अकाउंट होता है कस्टमर का। हर रिटेलर की अपनी एक खूबियाँ होती है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कंपटीशन इंटेंसिटी इतनी है आज इंडिया में, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है, इतने लोकेशन भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी प्लेयर्स की और ज़रूरत है, क्योंकि जब लोग आते हैं तो बिज़नेस मैच्योर होता है, कस्टमर को और ऑप्शन मिलते हैं, चॉइस मिलते हैं। तो अभी तक तो हमने कंपटीशन ज़्यादा देखा नहीं है। मैं समझता हूँ कि आगे के दिनों में शायद कंपटीशन देखेंगे हम। बयानी साहब, ये कहा जाता है कि आप एक बिग अपॉर्चुनिटी वहां पे देख लेते हैं जहां पे आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं बहुत लिमिटेड पोटेंशियल देखते हैं। मैं जानना चाहता हूं किशोर बियानी का अगला बड़ा आइडिया क्या है, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि अब आप ग्रेजुएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक रिटेल किंग से अब एक एफएमसीजी जायंट बनने की कोशिश है। मैं जानना चाहता हूं ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली क्या है और ये कैसे होगा। हमने अपने अगर हमारा फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन बिजनेस देखा होगा तो उसमें हमने काफ़ी ब्रांड्स बनाए थे। लास्ट 25 सालों में हमने 25 एक फैशन के ब्रांड्स बनाए थे, उनके खुद का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हमारी खुद की रिटेल चेन के थ्रू। तो वही चीज़ हम फूड एंड एफएमसीजी बिजनेस में करना चाहते हैं कि कैसे अपने खुद के ब्रांड्स बनावें, कैसे खुद का एक प्रोडक्ट बनावें और कैसे उनकी खुद की डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लो कर सकते हैं, आपके खुद के ब्रांड रिटेल में बेचते हैं, तो मार्जिन्स काफ़ी मिलती है। तो एक हमारा यही प्रयत्न है फ्यूचर वेंचर्स के थ्रू के अपनी खुद के फ्यूचर फूड्स, मतलब खुद के ब्रांड्स है फूड्स में, एफएमसीजी में, टेस्टी ट्रीट, क्लीन मेट, केयरमेट, सच, एकता, हमारे काफ़ी ब्रांड्स हैं फूड कैटेगरी में और एफएमसीजी कैटेगरी में। उनका हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है केबीज फाइव प्राइस कन्वीनियंस स्टोर के नाम से, बिग एप्पल के नाम से। उसके बाद हमने एक रिटेल रूरल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया आधार, जो कि हमारी एक जॉइंट वेंचर है, 70% ओन बाय फ्यूचर वेंचर्स एंड 30% ओन बाय गोदरेज। उस पर हमने फ्रेंचाइज स्टोर्स बनाए हैं, कुछ गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में। तो हमने एक ऐसा मॉडल बनाया कि जो कि एक बहुत ही लो कॉस्ट मॉडल हो। ये कंपनी में डेट हमने नहीं रखा है। हमने सोचा कि हमने जो पहले गलतियां की कि ग्रोथ के लिए काफ़ी बोरोइंग करें, ग्रोथ के लिए काफ़ी पैसा लगावें, तो फ्यूचर वेंचर्स में देखेंगे हम पैसा नहीं लगा रहे हैं ज़्यादा, बहुत ही लो कॉस्ट पे काम कर रहे हैं और फ्रेंचाइज रूट अपना रहे हैं। और जब लो कॉस्ट पे काम करते हैं, खुद के ब्रांड्स और खुद की मार्जिन और नए डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बना रहे हैं, जो कि हमने एक रूरल मॉडल जो आधार का बनाया है, 4% में हम लोग रूरल इंडिया डीप में पहुंच पा रहे हैं। जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मैं समझता हूँ नॉर्मली 8 से 10% होता है कोई रूरल मार्केट में जाते हैं। तो द आइडिया इज़ टू क्रिएट अ न्यू मॉडल कि जिससे लोगों के पास माल अच्छा माल पहुंचे और सही कॉस्ट पे पहुंचे। बयानी साहब, जो आप मेगा फूड पार्क की बात कर रहे हैं जो कि आप कर्नाटका में टुमकुर में लगा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं वहां पे क्या प्रोग्रेस है, कब तक वो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो ऑपरेशनल होता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और क्लब करना चाहूंगा, इस टाइम पे आपके ग्रुप का जो टोटल कारोबार है उसमें से फूड से इस टाइम पे कितना रेवेन्यू, कितना शेयर आता है? हमारे जो फूड बिजनेस का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 40% होगा और पूरे कारोबार, पूरे ग्रुप को देखेंगे तो। और फूड बिजनेस मतलब इंडिया का कंजम्पशन फूड का काफ़ी और काफ़ी जितना चाहे उतना आप फूड का बिजनेस कर सकते हैं, बट फूड में एक कॉस्ट एफिशिएंसी, नया डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, सप्लाई चेन, आई थिंक ये चीज़ों की खास ज़रूरत है। तो हम लोग जो मेगा फूड पार्क लगा रहे हैं, जो कि मल्टी प्रोडक्ट मेगा फूड पार्क है, जो कि 110 एकड़ पे स्थित है, काफ़ी प्रोग्रेस चल रही है। मैं समझता हूँ कि बाय नेक्स्ट ईयर में 30% प्रोडक्शन हम लोगों का आ जाएगा और जब 100% प्रोडक्शन उस फूड पार्क पे आएगा तो मैं समझता हूँ कि $1 बिलियन के ऊपर का प्रोडक्शन वो एक फूड पार्क, फूड एंड एफएमसीजी प्ले में दे पाएगा इंडिया में। सर, आपके प्लान्स थे कि जो बड़ी एफएमसीजी कंपनीज हैं जैसे कि आईटीसी, एचयूएल, इनके जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके साथ आप टाई अप कर सकें, वहां पे ला सकें उनके यूनिट्स को। कहां तक ये टॉक्स प्रोग्रेस कर चुकी हैं और कब उस स्पेसिफिक अपडेट को लेकर क्या यहाँ पे अपडेट्स हैं कि कब तक ये टाई अप्स एक्चुअली होते हुए नजर आएंगे और कब तक ये बड़ी कंपनीज वहां पे प्लान सेटअप कर पाएंगी? हम लोगों ने काफ़ी वी आर इन फाइनल स्टेजेस ऑफ कंक्लूडिंग लॉट ऑफ मेजर टाइप्स ऑन द फूड पार्क। एक राइस कंपनी के साथ में हम लोगों ने साथ में मिलकर एक सोना मसूरी ब्रांड बनाएंगे वहाँ पे फूड पार्क में वो हिस्सा ले रहे हैं हमारे साथ में। वैसे ही हम लोगों ने कोई केचप कंपनी के साथ बात की है, कोई ब्रेड कंपनी के साथ बात की है, एक मसाला स्पाइसेस कंपनी के साथ में हम लोगों का कुछ एमओयू बना है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही है फूड पार्क में। मैं समझता हूँ कि एक नई दिशा और एक नया गेम चेंजर शायद ये फूड पार्क इंडिया को दे। चलिए बयानी साहब हमारे साथ बने रहिए। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी किशोर बयानी से बातचीत जारी रखेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज न्यूयॉर्क कंपनी हमारे रडार पे फ्यूचर ग्रुप और इस कंपनी के सीईओ मिस्टर किशोर बियानी हमारे साथ बने हुए हैं। बियानी साहब, आपने लगातार कहा है कि आप अपने नॉन कोर एसेट्स को बेचेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंगली एक नॉन कोर एसेट जिसे आप ट्रीट करते थे स्टेपल्स, उसमें इस कंपनी के प्रमोटर्स ने ऑफ लेट हिस्सेदारी बढ़ाई है। क्या बदलाव और क्यों बदलाव आया स्ट्रैटेजी में सर? नहीं, वो तो ऑलरेडी डेट फ्री कंपनी हमने हो गई, काफ़ी ऑफिस सप्लाईज की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। मैं समझता हूँ उस बिज़नेस में एक स्कोप है। हमने स्टेपल्स का फ्रेंचाइज और लाइसेंस ले लिया है उस बिज़नेस को चलाने के लिए, तो हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल है। 50 करोड़ का कैश भी हमारे पास उस कंपनी में है अवेलेबल उसको ग्रो करने के लिए। तो जब कंपनी के पास डेट नहीं हो, उसके पास कैश हो और उसकी कंपनी अच्छी चल रही हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें हिस्सा बेचने की ज़रूरत होती है। सर, कई सारी रिटेल कंपनीज ट्राई कर रही थी किराना स्टोर मॉडल को अब मैच करने के लिए। आप भी केबी फेयर प्राइस शॉप या फिर स्टोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं जो कंट्री का मॉडर्न रिटेल स्टोर्स हैं क्या टोटली गलत हो थे अंडरस्टैंड करने के लिए कस्टमर की साइकी को? खासतौर पे जो केबी जो आपने फेयर प्राइस शॉप्स खोली हैं, जो नया इनिशिएटिव है, उसका अब तक परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिला है और किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वहां पे? केबीज फेयर प्राइस अगर आप दुकान देखे हो तो एकदम नो फ्रिल स्टोर है, कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है, बेसिक्स हैं, थैली भी हम लोग देते नहीं है, क्रेडिट कार्ड का भी चार्ज लगता है। मतलब द आइडिया इज टू मेक अ नो फ्रिल स्टोर और एफिशिएंसी बढ़ावें और खुद के अपने ब्रांड्स की सेल 60% तक लेके जाएं। अभी हमारी खुद के ब्रांड्स की सेल कुछ 30% है वहाँ पे, और जैसे जैसे हमारे खुद के ब्रांड्स की सेल बढ़ेगी हमारे मार्जिन बढ़ेंगे। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो एक अच्छा मॉडल उभर के आया है। अब इसको स्केल करना है और इसको एक हर शहर में लेके जाना। अभी हम फिलहाल खाली 3 शहर में ऑपरेट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल उसका मैं समझता हूँ छोटी दुकानों का इंडिया में इतना है कि, और अपने खुद के ब्रांड अगर बिकने लग जाए वहाँ पे, जो कि हमारी कोशिश है, हमारे ब्रांड्स काफ़ी बन चुके हैं और फूड पार्क भी लग रहा है, तो काफ़ी प्रोडक्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल होंगे और एक डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्डअप हो जाएगा। तो एक सीमलेस इंटीग्रेशन हो जाएगा, खुद के ब्रांड्स, खुद का डिस्ट्रीब्यूशन, और मैं समझता हूँ कि एक यूनिक मॉडल है जो कि इंडिया के लिए और कस्टमर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। बियानी साहब, मैं फिर से जानना चाहूंगा, फिर जब आप कह रहे हैं इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड में चेंज देखने को मिलने वाला है, इस ग्रुप में पूरी तरह से नए लीग में जाते हुए नजर आएंगे, इस टाइम पे जो आपने कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन जरूर करे होंगे, कितनी फंड्स की जरूरत पड़ने वाली है? कि आप एडुकेटली फंडेड हैं या फिर आपको यहाँ पे फंड रेजिंग करनी पड़ेगी? केपेक्स पे कितना खर्च है? अगर आप फ्यूचर वेंचर्स को देखेंगे तो ये डेट फ्री कंपनी है, इसके पास 250 करोड़ के ऊपर का कैश अवेलेबल है, तो इसकी अपनी जो एक्सपांशन प्लान है उसके लिए उसके पास ऑलरेडी फंड्स अवेलेबल है। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन के पास जो एक्सपांशन प्लान है उसके लिए उसके पास उसका फ्री कैश फ्लो है, और उसके पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे वेरियस कंपनीज में, जैसे मैंने आपको नाम गिनाया था, वो कभी भी डाइवर्स करके वो फंड्स रेस कर सकते हैं। सेम चीज़ फ्यूचर रिटेल में है, हमारे पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके नीचे, जो कि डाइवर्स करके डेट को कम किया जाए या एक्सपांशन के लिए यूज़ किया जाए, और उसका जो कैश फ्लो होगा वो क्रिएट किया जाएगा। मैं समझता हूँ नहीं हूँ कि इंडिया में अब रिटेल की जगह इतनी है कि आप 2.5 से 3 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा नेक्स्ट 2-3 सालों में कर पाएंगे। तो उतने जो रुपये चाहिए उनके लिए आई थिंक हर कंपनियों में अपनी क्षमता है ऑलरेडी करने की, और जैसे हमने डिज़ाइन बनाई है डाइवर्समेंट की, जो इन्वेस्टमेंट्स है हर कंपनी में, दैट कैन बी यूज टू मेक दैट थिंग्स हैपन। फाइनली बियानी साहब, क्योंकि ये कंपनी अब बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, मेरे ख्याल से अब आपकी कोशिश ये भी है कि टॉप 3 एफएमसीजी कंपनीज में से एक ये कंपनी हो। इस टाइम पे ग्रुप की वर्थ क्या है और अगले 10 सालों में आप इस ग्रुप को कहां जाता हुआ देख रहे हैं? किस तरह की ग्रोथ फैक्टर इन कर रहे हैं? क्योंकि आपने श्योर इस प्रोजेक्ट में उतरने से पहले कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस करे होंगे। क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट करें इस कंपनी से, इस ग्रुप से? अपने टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी हम कोई नंबर्स नहीं देना चाहते। मैं समझता हूँ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हमारी इच्छा जरूर है कि हाई टीन्स में 17-18% मिनिमम होए, जो भी हम काम करें उसमें, एंड उसी को मद्देनजर रखते हुए सब काम कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस हमारे पास है, प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, हमारे को प्रोडक्टिविटी लानी है, हमारे को खर्चे कम करने हैं, हमारे को इंटरेस्ट का बर्डन कम करना है, उसी काम में लगे हुए हैं। ग्रोथ की बात कम कर रहे हैं और काम की बात ज़्यादा कर रहे हैं। ऑन दैट नोट, बियानी साहब बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी से आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। थे किशोर बियानी, फ्यूचर ग्रुप के सीईओ, जो ग्रुप की डीमर्जर की जो योजनाएं थी, जो रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज कर रही है कंपनी और आगे की योजनाओं पे हमसे खास तौर पे बातचीत कर रहे थे। लेकिन फिलहाल न्यूयॉर्क कंपनी में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।